हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, कल से बेहतर होंगे और दुगने उत्साह से अपनी स्टडी में लगे हुए होंगे। तो आपकी एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है, इसलिए हम एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट के साथ साथ रिवीजन भी अपनी क्लास में कराने वाले हैं। और एक क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में पूछे गए हों, सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के लिए नंदी पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, या उड़ीसा सरकार, या आंध्र प्रदेश सरकार? बताइए राइट आंसर इसका। तो इसका राइट आंसर होने वाला है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा नंदी अवार्ड दिया जाता है, यह आपको याद रखना है। दूसरा, उड़ीसा से आपको एक क्या याद रखना है, तो उड़ीसा सरकार के द्वारा कलिंग अवार्ड का जो कलिंग अवार्ड है वो दिया जाता था, लेकिन अभी इसको कौन देता है? अभी इसको यूनेस्को देने का काम करता है, यूनेस्को के द्वारा कलिंग अवार्ड दिया जाता है। दूसरा आपको याद रखना, यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है। दूसरा, आपको इसके वर्तमान में अध्यक्ष याद रखने हैं, खालिद अल ऐनानी, या महानिदेशक भी बोलते हैं, खालिद अल ऐनानी। ओके, क्लियर है आपको? कलिंग अवार्ड, कलिंग से आपको एक चीज याद रखनी है, कलिंग युद्ध के बारे में भी याद रखना है आपको। कलिंग युद्ध के बारे में, ये अशोक और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था, अशोक और कलिंग राज्य के बीच। और दूसरा, इससे जो क्वेश्चन बन सकता है अशोक के बारे में कि इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो अशोक के 13वें शिलालेख से, अशोक का जो 13वां शिलालेख है उससे कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। और ये कब लड़ा गया था? 261 बीसी में कलिंग युद्ध लड़ा गया। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक ने अपने राज तिलक के कितने दिनों बाद ये युद्ध लड़ा था? 8 वर्ष बाद युद्ध लड़ा गया था। आगे उत्तर प्रदेश से मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में यश भारती सम्मान दिया जाता है, यश भारती सम्मान उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। एंड मध्य प्रदेश की बात करें हम तो मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा कालिदास सम्मान, कालिदास सम्मान, और दूसरा तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है। आपको याद रखना, तानसेन अकबर के नवरत्नों में थे और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, ये भी आपको याद रखना, जिसे हम विक्रमादित्य भी कहते हैं। अर्थशास्त्र और शासन के संदर्भ में सार्वजनिक प्रावधान का वास्तविक अर्थ क्या है? निजी कंपनियों द्वारा लाभ के लिए वस्तुओं का उत्पादन करना, सरकार द्वारा नागरिकों को बिना किसी प्रत्यक्ष लाभ के उद्देश्य से वस्तुओं या सेवाओं उपलब्ध कराना, केवल अमीर वर्ग के लिए विशिष्ट सुविधाओं का निर्माण करना, या किसी व्यक्ति द्वारा अपनी निजी संपत्ति को दान करना? बताइए राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होने वाला सरकार द्वारा बिना किसी प्रत्यक्ष लाभ के वस्तुएं उपलब्ध कराने। जो सरकारी प्रॉपर्टी होती है सभी के लिए होती है, कोई उसका पैसा थोड़ी ना देना पड़ता है। मतलब रोड पर चल रहे कोई व्यक्ति चल रहा है, व्यक्ति को पैसा थोड़ी देना पड़ रहा है उसे, ठीक है। तो इस तरह से सरकारी प्रॉपर्टी को ही ये सार्वजनिक प्रावधान के अंतर्गत रखा जाता है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? मिल्खा सिंह है, नीरज चोपड़ा है, अंजू बॉबी जॉर्ज है, या पीटी उषा है? बताइए राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होने वाला नीरज चोपड़ा है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और कब जीता? ये 2023 जब बुडापेस्ट में हुई थी ये प्रतियोगिता, बुडापेस्ट में प्रतियोगिता हुई थी। और ये द्विवार्षिक है, 2 साल में एक बार प्रतियोगिता होती है। आगे अगर मैं बात करूं नीरज चोपड़ा, तो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता था, टोक्यो ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने ही जीता। और इनका संबंध किससे है? तो भाला फेंक से नीरज चोपड़ा का संबंध है।
भाला फेंक। और अगर आपसे पूछ ले विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में कोई सा भी मेडल लाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो पहले व्यक्ति वो है अंजू बॉबी जॉर्ज, यानी पहला मेडल। कौन सा मेडल लेकर आई थी ये, कांस्य पदक इसमें लेकर आई, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक लेकर आई थी। और आपसे पूछ ले विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहला मेडल लाने वाली महिला या पहले व्यक्ति कौन है, तो अंजू बॉबी जॉर्ज जी हैं, 2003 में लेकर आई, 2003 में लाई। और इनका संबंध किससे है, लंबी कूद से इनका संबंध है, ये भी आपको याद रखना है, लंबी कूद से इनका संबंध है। दूसरा मिल्खा सिंह, द रेस ऑफ माई लाइफ, इनकी पुस्तक आपको याद रखनी है, द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ। अब आगे हम बात करें ओलंपिक की, तो ओलंपिक में जो पहला मेडल लेकर आए थे व्यक्तिगत स्वतंत्र भारत में, कौन लेकर आए, केडी जाधव कुश्ती में लेकर आए थे। और ये पहला व्यक्तिगत मेडल था, और कब लेकर आए, 1952 में लाए थे, और जो कि हेलसिंकी में ये ओलंपिक हुआ था। और यदि आपसे पहली महिला पूछ ले ओलंपिक में मेडल लाने वाली पहली महिला कौन है, तो ओलंपिक में जो मेडल लेकर आई फर्स्ट वुमेन कौन है, तब आपका राइट आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी, ये भी आपको याद रखना है। इनका संबंध भारोत्तोलन से है, वेट लिफ्टर है ये, भारोत्तोलन से इनका संबंध है। और दूसरा कब लेकर आई, 2000 के सिडनी ओलंपिक में, सिडनी ओलंपिक में लेकर आई। अगर आगे आपसे पूछ ले, आगे अगर आपसे पूछ ले कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाले पहले व्यक्ति की अगर मैं आपसे बात करूं तो अभिनव बिंद्रा है, अभिनव बिंद्रा है, याद रखना है। कब लेकर आए, 2008 में लेकर आए थे। और इनका जो खेल है, खेल आपसे अगर पूछ ले शूटिंग, शूटिंग से संबंधित रखते हैं ये, शूटिंग से किसका संबंध है, अभिनव बिंद्रा का संबंध है। आगे आपको और क्या याद रखना है, 2 मेडल जीतने वाली, ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन है, तब आपका राइट आंसर होगा पीवी सिंधु, पीवी सिंधु। और एक इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है शटलिंग टू द टॉप, शटलिंग टू द टॉप पुस्तक इनके द्वारा ही लिखी गई है। आगे आपको क्या याद रखना है, आगे आपको याद रखना है 23 जून 1894, 23 जून 1894 को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की गई थी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की गई, मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। आगे आपको याद रखना है क्रिस्टी कोवर्टी इसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, क्रिस्टी कोवर्टी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ये भी आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछ ले भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया, तो भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया था, 1900 के पेरिस ओलंपिक से भाग लिया था, 1900 के पेरिस ओलंपिक से भारत ने पार्टिसिपेट किया था। दूसरा आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछ ले कि हॉकी में पहला मेडल कब आया, तो हॉकी में पहला गोल्ड जीता था कब, हॉकी ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल 1928 में आया, और जयपाल सिंह की कप्तानी में आया था, जयपाल सिंह की कप्तानी में आया।
ये भी आपको याद रखना है। और अगर स्वतंत्र भारत में पूछ ले आपसे तो स्वतंत्र भारत में 1948 में हॉकी में गोल्ड मेडल आया, और कौन लेकर आए? इसके जो कैप्टन थे किशनलाल, इसके कैप्टन थे। ये भी आपको याद रखना है। किशनलाल की कप्तानी में 1948 में गोल्ड मेडल आया था। हरित क्रांति का भारत के खाद्य आयात पर क्या प्रभाव पड़ा? भारत खाद्य आयात पर पूरी तरह निर्भर हो गया। भारत ने खाद्य पदार्थों का आयात बढ़ा दिया। भारत खाद्य आयात में आत्मनिर्भर हो गया और आयात में भारी कमी आई। खाद्य आयात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बताइए राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा सी। भारत खाद्य आयातों में आत्मनिर्भर हो गया और आयात में भारी कमी आई। आयात बोलते हैं जो हम विदेश से कोई चीजें भारत में मंगाते हैं उसे आयात बोलते हैं, और जब भारत से कोई चीज विदेश जाती है या बाहर कहीं जाती है तो उसको निर्यात बोला जाता है। आयात में भारी कमी आई, ये आपको याद रखना। ग्रीन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का संबंध अगर मैं आपसे बात करूं कृषि से है। कृषि से इसका संबंध है। दूसरा अगर आपसे पूछ ले कब आई? 1966-67 में आई। पंचवर्षीय योजना अगर आपसे पूछे, तीसरी पंचवर्षीय योजना में आई। तीसरी पंचवर्षीय योजना में आई, ये भी आपको याद रखना है। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। एमएस स्वामीनाथन से आपको याद रखना है जो 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग बना था। किसान आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था? एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में। और अगर आपसे पूछ ले पहला खाद्य अवार्ड, विश्व खाद्य अवार्ड पहला किसको दिया गया? तब भी एमएस स्वामीनाथन ही राइट आंसर होने वाला। विश्व खाद्य अवार्ड दिया गया था। और एमएस स्वामीनाथन का संबंध किस राज्य से है? अगर राज्य आपसे पूछे तो तमिलनाडु से इनका संबंध है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा आपको क्या याद रखना है? हरित क्रांति में HYV ये एक टर्म आया था, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है। हाई यील्डिंग वैरायटी, उच्च उत्पादकता देने वाली किस्में। और ये कहां से लाई गई थी? मैक्सिको से लाई गई थी। मैक्सिको से लाई गई थी, क्योंकि हरित क्रांति कहां से स्टार्ट हुई थी? तो हरित क्रांति मैक्सिको से ही स्टार्ट हुई थी विश्व में। और विश्व में अगर हरित क्रांति के जनक की मैं आपसे बात करूं तो विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। इनका संबंध कहां से है? यूएसए से नॉर्मन बोरलॉग का संबंध है। नॉर्मन बोरलॉग से आपको याद रखना 1970 में इनको शांति का नोबेल अवार्ड भी मिल चुका है। 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी नॉर्मन बोरलॉग को दिया गया है। दूसरा आपको याद रखना भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव कौन कौन सी फसलों पर पड़ा? तो इसमें गेहूं और धान पर सबसे अच्छा प्रॉफिट हुआ था, गेहूं और धान पर। और किस राज्य को सर्वाधिक फायदा हुआ? तो पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा को, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा अगर आपसे पूछ ले ब्लू रिवॉल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है? तो नीली क्रांति का जनक, जो कि मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति, इसका जनक हीरालाल चौधरी को कहा जाता है। हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन को, अरुण कृष्णन को कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है। कब स्टार्ट हुई नीली क्रांति? 1985 से 1990 के बीच स्टार्ट हुई, यह भी आपको याद रखना है। आगे अगर मैं और बात करूं आपसे तो रजत क्रांति का संबंध किससे है? रजत क्रांति जिसे सिल्वर रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है,
अंडा उत्पादन और मुर्गी पालन से संबंध है। अंडा उत्पादन और मुर्गी पालन से। गुलाबी क्रांति के बारे में आप ध्यान रखना। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से संबंधित है। झींगा उत्पादन से गुलाबी क्रांति का संबंध है। और अगर आपसे पूछे ब्राउन रिवॉल्यूशन, भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से भूरी क्रांति का संबंध है। विश्व में मिलियन शहर कहा जाता है जिसमें 10 लाख से अधिक की आबादी होती है। ये संख्या सबसे अधिक किस देश में है? बताइए राइट आंसर। भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, चीन में या रूस में? तो इसका राइट आंसर होने वाला है चीन में। 130 से ज्यादा शहरों की जो जनसंख्या है वो 10 लाख से अधिक है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर मैं आपसे बात करूं चीन के बारे में, तो चीन से कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक सीमा बनाता है? तो चीन से अरुणाचल प्रदेश सबसे लंबी सीमा बनाता है। अरुणाचल प्रदेश सबसे लंबी सीमा बनाता है। और यदि यूटी पूछ ले, केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख चाइना के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। ये भी आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश ही म्यांमार के साथ भी सबसे लंबी सीमा बनाता है। म्यांमार के साथ भी सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? अरुणाचल प्रदेश ही बनाता है। आगे अगर आपसे पूछ लें पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? पाकिस्तान के साथ राज्य की मैं बात करूं आपसे, तो राजस्थान सबसे लंबी सीमा बनाता है। और अगर यूटी केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए आपसे, तो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। दूसरा, अगर आपसे पूछ ले बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा भारतीय राज्य बनाता है? तो बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल सबसे लंबी सीमा बनाता है। दूसरा, अगर आपसे पूछ ले भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश ही बनाता है। और सबसे ज्यादा किस राज्य के साथ? पश्चिम बंगाल के साथ बनाता है। ये भी आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल के किस त्योहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया है? डोल यात्रा, दुर्गा पूजा या पोइला बैसाख, गंगा सागर मेला? बताइए राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होने वाला दुर्गा पूजा। इंटेंजिबल साइट यानी जो यूनेस्को की अमूर्त धरोहर स्थल है उसमें दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है। आगे मैं आपसे बात करूं, अभी नवीनतम कौन सा है? नवीनतम जो यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट, टोटल 16 है भारत में जो इंटेंजिबल साइट है। और 16वां कौन सा? तो दीपावली को शामिल किया गया। दीपावली को शामिल किया गया। और कब? 2025 में शामिल किया गया। गुजरात का गरबा भी इसमें शामिल है। गरबा गुजरात भी यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट में शामिल है। दूसरा आप याद रखना 2010 में जो कालबेलिया डांस है, कालबेलिया डांस, जिसकी फेमस कलाकार गुलाबो सपेरा हैं। गुलाबो सपेरा इसकी फेमस कलाकार है। इसको 2010 में यूनेस्को के इंटेंजिबल साइट में शामिल किया गया। और कहाँ का है ये? राजस्थान का है। उसके बाद आपसे अगर पूछ ले मूडियट्टू केरल का है, ये भी शामिल है। 2008 में पहली बार भारत में इंटेंजिबल साइट शामिल की गई थी जिसमें रामलीला को शामिल किया गया। ये भी आपको याद रखना है। आगे अगर मैं आपसे बात करूं और कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल है, मूडिट्टू केरल हो गया, योग भी इसमें शामिल है। योग भी यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट में शामिल है। पश्चिम बंगाल के अगर हम फेस्टिवलों की बात करें तो डोल यात्रा पश्चिम बंगाल का फेस्टिवल है। पोइला वैसाख पश्चिम बंगाल के नववर्ष का त्योहार है। पश्चिम बंगाल के
नववर्ष का त्योहार है। ये गंगा सागर मेले का आयोजन भी कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में ही किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, गंगा सागर मेले का आयोजन पश्चिम बंगाल में ही किया जाता है। उसके बाद और कौन से फेस्टिवल, तो भाई फोटा। भाई फोटा जो उत्तर भारत में भैया दूज का त्योहार है ना, जब बहनें अपने भाई के यहाँ जाती हैं गोला लेकर, और रक्षाबंधन के ही जैसा त्योहार है, लेकिन भाई दूज पर जाती हैं वो। ठीक है, भाई फोटा भाई दूज जैसा त्योहार है, कहाँ पर बनाया था, पश्चिम बंगाल में बनाया जाता है। पुरुलिया छऊ आपको याद रखना है, पुरुलिया छऊ का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। आपसे अगर पूछ ले टुसू फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो टुसू फेस्टिवल का आयोजन पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में किया जाता है। झारखंड और उड़ीसा में भी किया जाता है। डोल यात्रा की अगर मैं आपसे बात करूं, डोल यात्रा, तो ये डोल यात्रा असम में भी मनाया जाता है, उड़ीसा में भी मनाया जाता है, और उसके साथ पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है। टुसू फेस्टिवल से आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो, क्योंकि जो बिशु फेस्टिवल है, बिशु केरल में मनाया जाता है। और बैसागु अगर आपसे पूछ ले, बैसागु असम में सेलिब्रेट किया जाता है, और बैसागु असम में नव वर्ष के समय पर बैसागु फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या उनके मंत्री वासुदेव कर्म ने किस शताब्दी में की थी? दूसरी शताब्दी में, पहली शताब्दी में, तीसरी शताब्दी में, या पहली शताब्दी में? बताइए राइट आंसर। तो पहली शताब्दी में ये कार्य किया गया था। अब आप ध्यान देना, अंतिम शुंग शासक देवभूति, ठीक है, की हत्या उनके मंत्री वसुदेव कर्म के द्वारा की गई थी। शुंग वंश का संस्थापक कौन है? शुंग वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। अब जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग गद्दी पर बैठा। बृहद्रथ की हत्या करके, जो कि एक मौर्य शासक है, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग गद्दी पर बैठा। बात करें तो इनका जो लास्ट शासक था देवभूति, देवभूति की हत्या किसने की? वासुदेव कण्व के द्वारा की गई, और इन्होंने कण्व वंश की स्थापना की। वासुदेव कण्व के द्वारा, वासुदेव कण्व के द्वारा कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मन, कण्व वंश का अंतिम शासक। और सुशर्मन की हत्या किसके द्वारा की गई? तो सिमुक के द्वारा सुशर्मन की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश की स्थापना की। आगे अगर शुंग वंश से बात की जाए, तो जो पुष्यमित्र शुंग है, इनका बेटा था अग्निवर्ण, अग्निमित्र, अग्निमित्र। और जो कालिदास का नाटक है मालविकाग्निमित्रम, काग्नि मित्रम, कालिदास का ये नाटक है, जो इसके हीरो हैं वो पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र ही है, ये भी आपको याद रखना। पुष्यमित्र शुंग की बात की जाए, अगर आपसे पूछ ले दर्शन कितने, तो टोटल 6 दर्शन है। 6 दर्शन में एक दर्शन आता है योग दर्शन। अगर आपसे पूछे योग दर्शन के संस्थापक कौन थे, तो योग दर्शन के संस्थापक थे पतंजलि। योग दर्शन के संस्थापक कौन है? पतंजलि। इनके द्वारा महाभाष्य लिखा गया। पतंजलि के द्वारा कौन सा ग्रंथ? तो महाभाष्य पतंजलि के द्वारा ही
लिखा गया था। आगे आपको क्या याद रखना है, पतंजलि अगर आपसे पूछ ले किसके समकालीन थे, तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के ही समकालीन थे। पुष्यमित्र शुंग के ही समकालीन थे। आगे अगर आपसे पूछ ले शुंग वंश की राजधानी पहली तो पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र। जो दूसरी राजधानी इन्होंने बनाई थी विदिशा को दूसरी राजधानी बनाया था। पतंजलि के बारे में आप जरूर याद रखना, पुष्यमित्र शुंग के ये समकालीन थे। दूसरा, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे। अगर आपसे पूछे किस शुंग शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, तब आपका राइट आंसर होने वाला पुष्यमित्र शुंग ने ही कराए थे। और ये सारी घटनाएं पहली सेंचुरी में ही घटी हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ऐतिहासिक महार सत्याग्रह का नेतृत्व किस वर्ष किया था? 1920, 1925, 1927, 1930। महार सत्याग्रह का जो नेतृत्व है इन्होंने 1927 में किया था, जिसे चबदार तालाब सत्याग्रह भी कहा जाता, और कहां पर? महाराष्ट्र में इसे स्टार्ट किया गया था, ये आपको याद रखना। दूसरा, 1930 में इन्होंने कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन स्टार्ट किया था। कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन 1930 में स्टार्ट किया गया, याद रखना आपको। कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन 1930 में स्टार्ट किया। दूसरा आपको याद रखना, दलित वर्ग संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? दलित वर्ग संघ की स्थापना भी बी आर अम्बेडकर के द्वारा की गई, जिसे डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन भी कहा जाता है, बी आर अम्बेडकर ने की। दूसरा, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बी आर अम्बेडकर के द्वारा ही स्थापित की गई। आगे आपसे पूछ ले बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन भी किसके द्वारा किया गया? बी आर अम्बेडकर के द्वारा ही किया गया। बी आर अम्बेडकर से आपको और क्या याद रखना है? बी आर अम्बेडकर की आपको पत्रिकाएं याद रखनी है, जिसमें बी आर अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका, बहिष्कृत भारत पत्रिका, बहिष्कृत भारत पत्रिका। दूसरा आपको याद रखना है, मूकनायक पत्रिका भी इनके द्वारा ही प्रकाशित की गई। मूकनायक पत्रिका भी बी आर अम्बेडकर के द्वारा ही प्रकाशित की गई थी। दूसरा आपको याद रखना है, जो प्रारूप समिति बनी थी, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे, बी आर अम्बेडकर को ही प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। प्रारूप समिति, जिसे हम ड्राफ्ट कमेटी भी कहा जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडुलेखन समिति भी इसको कहा जाता है। इसका गठन, तो इसके पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे प्रारूप समिति के, बी आर अम्बेडकर को ही बनाया गया। स्वतंत्र भारत में पहले कानून और न्याय मंत्री, कानून और न्याय मंत्री किसको बनाया गया? बी आर अम्बेडकर को ही बनाया गया था। और कांग्रेस से ये जो हिंदू कोड बिल आया था, हिंदू कोड बिल आया था, कांग्रेस से इन्होंने इसके कारण इस्तीफा दे दिया था। आगे आपको याद रखना, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? फेमस पर्सन कौन है? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर ने ही पार्टिसिपेट किया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर ने पार्टिसिपेट किया। कहां पर हुए थे? लंदन में हुए थे। आपसे पूछ ले, महात्मा गांधी ने केवल एक बार ही इसमें पार्टिसिपेट किया है, और वो भी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1931 में किस जहाज से गए थे? ये एसएस राजपुताना जहाज से, राजपुताना जहाज से गए थे
और ये गए एक समझौते के तहत थे जिसे हम कहते हैं गांधी इरविन समझौता। आपको गांधी इरविन समझौते के बारे में याद रखना है। कब हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। दूसरा, अगर आपसे पूछ ले गांधी इरविन समझौते में टोटल गांधी जी कितनी मांगे थी, तो गांधी जी की टोटल 11 मांगे थी और कुछ पर सहमति भी बन गई थी। और इसी के बाद वो कहां पर गए? गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने गए थे। गांधी जी से आपको याद रखना, गांधी जी और जो बी.आर. अम्बेडकर है, इनके बीच एक समझौता हुआ था जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। कब हुआ ये? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और कहां पर हुआ? पुणे में हुआ था। उस समय पर गांधी जी यरवदा जेल में बंद थे। उस समय पर गांधी जी यरवदा जेल में बंद थे। और गांधी जी की जगह पर इस समझौते पर हस्ताक्षर पूछ ले तो किसके द्वारा किए गए? मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे। मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को एक हार्दिया के नाम से जाना जाता है? कथक को, भरतनाट्यम को, कुचिपुड़ी को या मोहिनीअट्टम को? बताइए राइट आंसर। तो एक हार्य का मतलब है कि एक ही व्यक्ति के द्वारा विभिन्न अभिनय किए जाते हैं और एक ही पोशाक पहनकर। भरतनाट्यम इसका राइट आंसर होने वाला। भरतनाट्यम को एक हार्य भी कहा जाता है। इसको भरतनाट्यम को दासीअट्टम भी कहा जाता है। दासीअट्टम भी कहा जाता है। सदिर अट्टम भी कहा जाता है। सादिर अट्टम भी कहा जाता है। और दासियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, मंदिरों से उत्पन्न हुआ है। अगर आपसे अंतिम दासी पूछ ले, लास्ट दासी, तो मुथु कनमाल इसकी अंतिम जीवित दासी हैं। अंतिम जीवित दासी हैं। दूसरा आपको याद रखना है कि किस टेम्पल के गोपुरम पर, गोपुरम कहा जाता है जो मंदिर का प्रवेश द्वार होता है उसको गोपुरम कहा जाता है। तो किस मंदिर के गोपुरम पर भरतनाट्यम की जो ऋचाएं हैं वो अंकित की गई हैं? भरतनाट्यम की जो छवियां हैं वो अंकित की गई हैं, बताइए। तो उसका राइट आंसर होगा चिदम्बरम टेम्पल। चिदम्बरम टेम्पल। और कहां पर है चिदम्बरम टेम्पल? चिदम्बरम टेम्पल तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। शिव जी का मंदिर है। और किस शैली में? द्रविड़ शैली में बना हुआ है। द्रविड़ शैली में बना हुआ है। और चिदम्बरम टेम्पल पर ही भरतनाट्यम की जो ऋचाएं हैं, भरतनाट्यम में जो आकृति की जाती है, उनको अंकित किया गया है। और इसके गोपुरम पर, गोपुरम कहा जाता है मंदिर के प्रवेश द्वार को। ये भी आपको याद रखना है। आगे आपको भरतनाट्यम के कलाकार याद रखने, जिसमें अरलामेल बल्ली का नाम आता है। अरलामेल बल्ली आपको याद रखना है। रुक्मणी देवी आपको याद रखना है। सोनल मानसिंह आपको याद रखना है। सोनल मानसिंह आपको याद रखना है। बाला सरस्वती याद रखना है आपको। बाला सरस्वती। नृत्य की नटराज आपको याद रखना है। और नटराज से आपको ध्यान रखना है, भारत की एकमात्र ट्रांसजेंडर जो कि भरतनाट्यम नर्तकी हैं, ये ट्रांसजेंडर हैं। ट्रांसजेंडर। आगे बात करूं मैं तो बैजंती माला। बैजंती माला का संबंध भी किससे है? तो भरतनाट्यम से ही इनका संबंध है। और कहां पर भरतनाट्यम किया जाता है? तो तमिलनाडु में भरतनाट्यम किया जाता है। और ये एक क्लासिकल डांस है। क्लासिकल डांस है। कथक की बात करें, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी की बात करें, आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य और कुचेलपुरा गांव से उत्पन्न हुआ है। कुचेलपुरा। अगर आपसे पूछ ले कौन सा शास्त्रीय नृत्य है,
कुचेलपुरा गांव से उत्पन्न हुआ है, तब आपका राइट आंसर कुचिपुड़ी होने वाला है। और मोहिनीअट्टम कहां पर किया जाता है? तो मोहिनीअट्टम केरल में किया जाता है, और कथकली भी केरल में ही किया जाता है। कथकली को भी केरल में ही किया जाता है। राज्य सरकार के कार्यों को अधिक सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमावली बनाता है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष या मुख्य सचिव? बताइए राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर राज्यपाल होने वाला है। यानी जो राज्य सरकार के जो नियम हैं वो राज्यपाल के द्वारा ही बनाए जाते हैं। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल है 166। ठीक है, राज्य सरकार के नियम राज्यपाल बनाएंगे आर्टिकल 166 के तहत। और अगर आपसे पूछ ले केंद्र सरकार के नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? केंद्र सरकार के जो नियम बनाए जाते हैं राज्य को, केंद्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए, वो प्रेसिडेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। और प्रेसिडेंट आर्टिकल 77 के तहत नियम बनाता है। आर्टिकल 77 के तहत नियम बनाता है, ये आपको याद रखना। तो राज्यपाल का अगर आपसे आर्टिकल पूछ ले, 153 में राज्यपाल का प्रावधान है। प्रेसिडेंट का आपसे पूछ ले, प्रेसिडेंट का आर्टिकल 52 में प्रावधान है। और अगर आपसे पूछ ले वाइस प्रेसिडेंट जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति का आर्टिकल 63 में प्रावधान किया गया है। और अगर आपसे पूछे गवर्नर की शपथ के बारे में, शपथ 159 में है। प्रेसिडेंट की शपथ की बात करें हम, तो प्रेसिडेंट की शपथ आर्टिकल 60 में है। और वाइस प्रेसिडेंट की शपथ की अगर बात की जाए आपसे, तो आर्टिकल 159 में आर्टिकल 59 में वाइस प्रेसिडेंट की शपथ का प्रावधान है। ये पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि जोड़ के पढ़ो, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं हो। गवर्नर की शपथ 159, प्रेसिडेंट की शपथ आर्टिकल 60, वाइस प्रेसिडेंट की शपथ आर्टिकल 69। ओके, अगर आपसे पूछे प्रेसिडेंट का जो क्षमादान है, क्षमादान आर्टिकल 72 में है। अब पूछ ले आपसे गवर्नर का क्षमादान, गवर्नर का क्षमादान अगर आपसे पूछ ले, तब आपका राइट आंसर 161 होने वाला है। ये आपको याद रखना। आगे और मैं आपसे क्वेश्चन और कौन सा बन सकता है, तो अगर प्रेसिडेंट का निर्वाचक मंडल की बात करें, तो आर्टिकल 54 में प्रेसिडेंट का निर्वाचक मंडल है। आर्टिकल 54 में प्रेसिडेंट का निर्वाचक मंडल है। निर्वाचक मंडल। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले गवर्नर का निर्वाचक मंडल, गवर्नर के निर्वाचन यानी जो चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेंगे उसे ही निर्वाचक मंडल कहा जाता है। इसमें आर्टिकल 155 में प्रावधान है। आगे अगर मैं बात करूं आपसे, तो जो आर्टिकल 66 के बारे में आपको ध्यान रखना। आर्टिकल 66 में किसका प्रावधान है? तो जो वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचक मंडल का प्रावधान है। निर्वाचक मंडल का प्रावधान है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कौन कौन लोग भाग लेंगे, कैसे कैसे इनको नियुक्त किया जाएगा। जो भी किया जा रहा है आर्टिकल 155 में है गवर्नमेंट का प्रावधान, गवर्नर का प्रावधान, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित जल निकाय है जिसे नदी के जल को अवरुद्ध करके बनाया जाता है? विसर्प है, जलाशय है, सहायक नदी है या लैंगून है? बताइए। मानव निर्मित जल निकाय, इसका राइट आंसर जलाशय होगा। आपसे पूछ ले भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है, ये भारत में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तब गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। किस नदी पर है? रिहंद नदी पर है। रिहंद नदी पर है। और रिहंद नदी किस नदी की सहायक नदी है? सोन नदी की रिहंद नदी सहायक नदी है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, उत्तर प्रदेश में है। अगर आपसे पूछ ले भारत की सबसे छोटी प्राकृतिक झील कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृतिक झील पुकोड़ झील है।
पुकोड झील है और कहां पर है ये? पुकोड झील केरल में है। आगे लैगून जो खारे पानी की झील होती है, तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अंतरदेश से पूछ ले जो चारों तरफ जमीन से घिरी हुई है, तब आपका राइट आंसर होगा सांबर झील है। सांबर झील अंतरदेश से खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहां पर है? राजस्थान में है। और चिल्का झील कहां पर है? उड़ीसा में है। चिल्का झील उड़ीसा में है, ये भी आपको याद रखना है। विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछ ले विश्व में, तब आपका राइट आंसर कैस्पियन सागर होने वाला है। कैस्पियन सागर राइट आंसर होगा। और अगर आपसे पूछ ले मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील विश्व में सुपीरियर झील है। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? सुपीरियर झील है। भारत में बात करें हम, भारत में बुलर झील है। बुलर झील है और कहां पर है ये? जम्मू कश्मीर में है। और सुपीरियर झील यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर है, यूएसए और कनाडा के। और अगर आपसे पूछ ले भारत विश्व की सबसे गहरी झील या विश्व का सर्वाधिक घनत्व वाली झील कौन सी है, तब आपका राइट आंसर सबसे गहरी झील में बेकाल झील होने वाला है। बेकाल झील आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी झील है। कहां पर है ये? रूस में है। रूस में है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है, जो चिल्का झील उड़ीसा ये भारत का पहला रामसर स्थल भी है। रामसर स्थल भी है। अगर आपसे पूछ ले भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन वेटलैंड है। सुंदरबन वेटलैंड और कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। और यदि सबसे छोटा पूछ ले आपसे, रेणुका झील है और कहां पर है ये? हिमाचल प्रदेश में है, ये भी आपको याद रखना है। रोहिंग्या संकट का संबंध मुख्य रूप से किस देश से है? नेपाल से, म्यांमार से, श्रीलंका से या मालदीव से? तो इसका राइट आंसर होने वाला है रोहिंग्या संकट म्यांमार से है। म्यांमार से है। अरबी क्वेश्चन अगर मैंने आपको बताया था, म्यांमार से सबसे लंबी सीमा कौन सा भारतीय राज्य बनाता है? अरुणाचल प्रदेश बनाता है। अरुणाचल प्रदेश बनाता है। आगे पूछे श्रीलंका में कौन सी जनजाति बेद्दा जनजाति पाई जाती है? बेद्दा जनजाति श्रीलंका में पाई जाती है। आपसे पूछ ले मसाई कहां पर पाई जाती है? मसाई केन्या और तंजानिया में पाई जाती है। तंजानिया में पाई जाती है। आगे अगर आपसे पूछ ले तंजानिया से आप एक क्वेश्चन और याद रखना, तंजानिया में ही माउंट किलिमंजारो पर्वत चोटी है। किलिमंजारो। और तंजानिया की राजधानी अगर आपसे पूछ ले तो डोडोमा तंजानिया की राजधानी है। आगे अगर आपसे पूछ ले एस्किमो कहां पर पाए जाते हैं? एस्किमो कनाडा में पाए जाते हैं। एस्किमो कहां पर पाए जाते हैं? कनाडा में पाए जाते हैं। आपसे अगर पूछ ले आइनू जनजाति कहां पर पाई जाती है, तो आइनू जनजाति जापान में पाई जाती है। जापान में आइनू जनजाति पाई जाती है। कैलाश सत्यार्थी के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? बताइए राइट आंसर। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता कैलाश सत्यार्थी। दिया सलाई है, अभी इनकी आत्मकथा 2025 में अभी प्रकाशित हुई है। कैलाश सत्यार्थी की एक पुस्तक और है, एवरी चाइल्ड मैटर। एवरी चाइल्ड मैटर, ये आजाद बचपन की ओर। ठीक है। बचपन बचाओ आंदोलन भी किसने चलाया? बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी के द्वारा चलाया गया था। और कब चलाया?
1980 के दशक में चलाया था, 1980 के दशक में ही चलाया बचपन बचाओ आंदोलन। आपको याद रखना शांति का नोबेल भी इनको दिया गया है, कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल कब दिया गया आपसे पूछ ले अगर, 2014 में दिया गया मलाला यूसुफजई के साथ, मलाला यूसुफजई के साथ दिया गया था। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की हैं। और अगर आपसे पूछ ले विश्व में सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है नोबेल अवार्ड पाने वाले, तो मलाला यूसुफजई विश्व की सबसे कम उम्र की महिला या विश्व की सबसे कम उम्र की व्यक्ति है मलाला यूसुफजई। इनको 17 वर्ष की उम्र में दिया गया है 2014 में। और इनकी एक पुस्तक और याद रखनी है आपको, वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक भी मलाला यूसुफजई के द्वारा ही लिखी गई है। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स डी.वाई. चंद्रचूड़ ने लिखी है, डी.वाई. चंद्रचूड़ ने लिखी है, जो कि 50वें सीजेआई थे भारत के, 50वें सीजेआई थे। और ये जो वाई.वी. चंद्रचूड़ है उनके बेटे हैं, वाई.वी. चंद्रचूड़, और वो भी सीजेआई रह चुके हैं। वाई.वी. चंद्रचूड़ के बेटे हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, और डी.वाई. चंद्रचूड़ 50वें मुख्य न्यायाधीश रहे थे और इनके द्वारा वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पुस्तक लिखी गई है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं वर्तमान में कौन है 53वें नंबर के न्यायाधीश, तो जस्टिस सूर्यकांत वर्तमान में 53वें नंबर के न्यायाधीश हैं। आगे आपको याद रखना है मदर्स मैरी कम्स टू मी पुस्तक किसके द्वारा, अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है, अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है। और अभी 2025 में अरुंधति रॉय से द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस अरुंधति रॉय की पुस्तक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक भी अरुंधति राय की ही है, ये भी आपको याद रखना है। डिफरेंट बट नो लॉस अनुपम खेर की पुस्तक है, अनुपम खेर की पुस्तक है। और इनकी पुस्तक आपको याद रखनी है योर बेस्ट डे इज टुडे, इनकी पुस्तक है योर बेस्ट डे इज टुडे, पुस्तक भी अनुपम खेर के द्वारा ही लिखी गई है। अब इसे जरूर याद रखना, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स डी.वाई. चंद्रचूड़ की पुस्तक है, 50वें मुख्य न्यायाधीश है ये, ठीक है। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947। तो इसका राइट आंसर होने वाला भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। पूछ लें आपसे प्रथम बैठक में कितने लोग उपस्थित हुए, 2207 लोग। लेकिन आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना, कहीं कहीं किताबों में 211 भी दे रखा है, 211 207 दोनों का ही हमें आंसर मिलता है। इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। आगे अगर आपसे पूछ ले स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इसके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11 दिसंबर 1946 दूसरी संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चंपारण का गांधी भी कहा जाता है, भारत के पहले राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। और जो 13 दिसंबर 1946 है, 13 दिसंबर 1946 इसमें उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अगर आपसे पूछ ले उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। और अगर आपसे पूछ ले इसको स्वीकार कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारी जो प्रस्तावना है उसका आधार बना। प्रस्तावना की अगर बात करूं मैं आपसे, तो प्रस्तावना यूएसए के संविधान से, प्रस्तावना यूएसए के संविधान से ली है हमने। अगर प्रस्तावना की भाषा की बात करूं मैं, तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है,
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और जो भारत की प्रस्तावना अगर आपसे पूछ ले उसमें अब तक कितनी बार संशोधन, तो हमारी प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है, एक बार संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 1976 के द्वारा संशोधन किया गया था, जिसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए और प्रस्तावना में पहली बार संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 से ही किया गया। मद्रास चेन्नई में वेद समाज की स्थापना कब की गई? बताइए राइट आंसर। 1860 में, 1864 में, 1867 में या 1875 में? मद्रास में वेद समाज की स्थापना 1864 में की गई। आपको याद रखना किसके द्वारा की गई? श्री धरालू नायडू, श्री धरालू नायडू या केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई 1864 में। उसका श्री शंकर धरालू नायडू ने, श्री शंकर धरालू नायडू ने इससे बाद में दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज, जिसका नाम कर दिया दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज नाम कर दिया गया। और ब्रह्म समाज की मैं आपसे बात करूं तो 1828 में, 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापना की गई। कहां पर की? कलकत्ता में की थी, कलकत्ता में की, ये भी आपको याद रखना है। आगे अगर आपसे पूछ ले, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई। कहां पर की गई? बॉम्बे में की गई, ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में मुंबई कहा जाता है, बॉम्बे में की गई। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज की स्थापना, अगर आपसे पूछ ले आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। कहां पर की गई? बंबई में ही स्थापना की गई थी। और कब की गई? 1875 में। 1875 में ही मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान के द्वारा, सर सैयद अहमद खान के द्वारा मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। और कब? 1875 में की गई और 1920 में इसको एएमयू कर दिया गया। 1920 में इसको एएमयू कर दिया गया। 1875 में और क्या किया गया? तो 1875 में ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। अगर आपसे पूछ ले किसने की, तो एचपी बिलातावस्की, बिलातावस्की और कर्नल अलकोट के द्वारा, कर्नल अलकोट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और अगर जगह आपसे पूछ ले कहां पर की गई, तो न्यूयॉर्क में स्थापना थियोसॉफिकल सोसाइटी की गई थी। आगे लास्ट क्वेश्चन आप एक और याद रखना, जैसे ये है आपका वेद समाज, 1864 में स्थापना हुई है श्री शंकर धरालू नायडू और केशव चंद्र सेन के द्वारा।
ओके। इसी की तरह एक दूसरा समाज है जिसे कहा जाता है देव समाज। अगर आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो, देव समाज की स्थापना कब की गई? देव समाज की स्थापना 1887 में की गई। कहां पर की गई? लाहौर में की गई। और पूछ ले आपसे, इसके संस्थापक कौन थे? देव समाज के संस्थापक कौन थे? पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री। पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री। आपको ये याद रखना है कि आप इससे जरूर ध्यान रखना, देव समाज वेद समाज दोनों एक से प्रतीत होते हैं, लेकिन इन दोनों के आंसर अलग अलग हैं। और ध्यान देना इस पर, देव समाज पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री और वेद समाज श्री शंकर धराल नायडू और केशव चंद्र सेन। धन्यवाद। इसी के साथ आज की अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए आपसे धन्यवाद।